भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं ने अपने व्यवहार की वजह से अपनी अच्छी खासी राजनीति को पटरी से उतार दिया। इनमें दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, एक है कल्याण सिंह और दूसरा उमा भारती का। ये मुद्दा आज इसलिए उठा कि उमा भारती ने 2 दिन पहले कहा कि पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और झांसी से ही लड़ूंगी। अजीब जिद है। अब इन दोनों बातों के क्या मायने हैं ये समझ लीजिए। उमा भारती से क्या पार्टी में से किसी ने पूछा था कि वो अगला चुनाव लड़ेंगी या नहीं, या ये पूछा हो कि वो 2029 में कहां से चुनाव लड़ेंगी? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। और 2029 तो अभी 4 साल दूर है। अभी से उसकी चर्चा उमा भारती क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आया। उन्होंने बोल बोल कर गलत बयानी कर अपनी हालत पार्टी में ऐसी कर दी है कि ये दिन आ गए हैं कि 2-4 पिछलग्गुओं के अलावा उनके समर्थक ही नहीं बचे। आमतौर पर टिकट के लिए समर्थक बयान देते हैं, हो हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं। अब उनका तो कोई बचा ही नहीं समर्थक, तो उनको अपनी वकालत खुद करनी पड़ रही है। कोई उनका नाम लेवा नहीं बचा तो कह रही है कि 2029 का चुनाव लड़ेंगी। अरे भाई उमा जी, आपसे किसी ने पूछा था? पार्टी में किसी ने कहा, किसी ने कोई बयान दिया हो? आपको लेके तो कोई बात होती ही नहीं है। आप अप्रासंगिक हो गई हैं पार्टी के लिए। अब उमा भारती ने कहा कि पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव ही लड़ूंगी, झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो ना नहीं कहूंगी अब की बार, जैसे पहले पार्टी कह रही थी और इन्होंने ना कह दिया था। 2 बार तो मैंने ही ऐलान कर दिया था कि 6 महीने पहले कि लड़ूंगी नहीं। यानी उमा भारती कह रही है कि वो खुद चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुकी हैं, जबकि पार्टी उन्हें लड़ाना चाहती थी। अब दोस्तों, ये उन थके हुए नेताओं के बयानों की तरह है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले ही खुद को खबरों में रखने के लिए वो कह रही हैं कि 2 बार मना भी कर चुकी हैं, अब की बार नहीं मना करेंगी। सच्ची बात यह है दोस्तों कि उमा भारती को पिछले दोनों आम चुनाव में टिकट दिया ही नहीं गया, विचार तक नहीं किया गया, और उसकी वजह वो खुद है। देखिए, राजनीति में कई बार आपको जुबान बंद रखनी पड़ती है, वक्त आने पर बोलना पड़ता है। उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ केस दूसरा है। दोनों एक तरह के नेता है। कोई भी ठीक ठाक पार्टी इन्हें जिम्मेदारी का पद देना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये दोनों उस जिन्न की तरह हैं जो बोतल से निकला तो पार्टी के लिए कब खतरनाक हो जाए इसका पता नहीं चलता। इसलिए मेरी समझ के मुताबिक बीजेपी उमा भारती को कभी पार्टी में कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं देना चाहेगी। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद कई प्रयोग कर लिए, कोई फायदा नहीं मिला। हमेशा ऐसा ही होता है कि रास्ते पर कुल्हाड़ी पड़ी होती है और उमा उसमें अपना पैर मार लेती। उमा भारती अपने क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाले स्वभाव की वजह से काफी नुकसान उठा चुकी है, पार्टी का भी नुकसान कर चुकी है। जब चाहो जो मन हो वो बोल दो, जब चाहो किसी से गुस्सा हो जाओ, और जब चाहो माफी मांग के पार्टी के भीतर आ जाओ। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को बेदखल करने का श्रेय उमा भारती को जाता है, ये जरूर है। साल 2003 के चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ओर से उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई गई, लेकिन साल भर में ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। कोई केस वगैरह था कोर्ट का, उस वजह से। बाद में उसी साल शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात होने लगी तो विरोध करने लगी, और विरोध इतना करने लगी कि उमा भारती को पार्टी से निकाला गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम से अपनी खुद का राजनीतिक दल बनाया। मुझे याद है, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, मिलनी भी नहीं थी। उमा भारती को 2004 में पार्टी से निलंबित किया गया। पार्टी की वजह क्या थी? पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्होंने आडवाणी जी के भाषण के बीच में उन्हें टोका और फिर नाराज होकर बैठक से वॉकआउट कर गई।
आडवाणी के खिलाफ उनकी बयानबाजी को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें उमा भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि जून 2011 में काफी हाथ पांव जोड़ने पर उनकी बीजेपी में फिर से वापसी हुई और उन्हें यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी में नई जान फूंकने की जिम्मेदारी दी गई। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि खुद उमा भारती महोबा जिले के चरखारी से चुनाव जीती। बाद में एक न्यूज चैनल और एक समाचार एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में उमा भारती ने कहा कि लोकप्रियता के आधार पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता। अब लीजिए, आगे उन्होंने यह भी कह दिया कि भीड़ खींचने की क्षमता आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाती है। कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी रास्ते में, उमा भारती जा रही थी, उन्होंने पैर अपना रख दिया, जोर से मार दिया, तो वही हुआ जो होना था। आगे उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की तरह अगर मैं कहीं जाऊं और कुछ भीड़ तो आ ही जाएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की तरह अगर मैं कहीं जाऊं तो कुछ भीड़ तो आ ही जाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि आज भीड़ उनकी तरफ आती है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। ये है, अब नरेंद्र मोदी कैसे भूल जाएंगे ये बात। फिर भी नरेंद्र मोदी ने बाद में आपको अपने पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, वहां भी आपने काम ठीक से नहीं किया। टाइम्स नाउ को उमा भारती ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा हर किसी की तुलना आडवाणी जी से नहीं की जा सकती है। हर किसी की मतलब मोदी उम्मीदवार थे। पीटीआई को भी आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा बहुत सारे लोगों को बैठकर यह फैसला करना होगा कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ऐसे नेता हैं जो पद पर हो या ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ये आपने कहा, बात सही है, बड़े नेता है, उनकी अहमियत कम नहीं होगी। उमा भारती के शब्द हैं, उनकी अहमियत कम नहीं होगी। आडवाणी तो संत है, उन्हीं संत को तो नाराज होके उनके मुंह पर आपने कुछ कह दिया था और उस सार्वजनिक तौर पर आप अपनी पार्टी से निकल के चली गई थी। याद कीजिए, आडवाणी को आप आज संत कह रही हैं। उन्हीं आडवाणी जी के पार्टी की एक मीटिंग थी, उसमें उठकर आप चली गई उनको कुछ बोलते हुए, और वो चुप हो गए बेचारे। बाद में आपको निलंबित भी किया गया। तो दो तरह की बातें आपकी तरफ से होती रहती है उमा जी। ऐसे लोग पार्टी राजनीति में बहुत दिन तक नहीं चलते। कुछ साल पहले उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराब की दुकान में पत्थर फेंककर शिवराज सिंह चौहान सरकार को असहज करने की कोशिश की, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस दोनों ने अपनी नाखुशी जताई। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्यों कहा था, उसकी एक वानगी देता हूं। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने लगातार 41 ट्वीट कर डाले सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे उनसे गंगा मंत्रालय वापस ले लिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब ये जीत कर आई तो इन्हें गंगा मंत्रालय दिया था। अब हुआ यूं कि गंगा की अविरलता पर, मतलब गंगा बहती रहे, अविरल रहे, स्वच्छ रहे, उसकी स्वच्छता पर इनके मंत्रालय का एक एफिडेविट सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ चला गया। ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय की एक कमेटी बनी थी जिसमें तीनों को मिलाकर गंगा पर प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट पर एफिडेविट बनाना था। मतलब गंगा पर जितने भी पावर प्रोजेक्ट थे उन पर एक एफिडेविट बनाना था और कोर्ट में देना था। कैबिनेट सेक्रेटरी और पीएमओ की सहमति के बाद यह सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। तीनों मंत्रालयों की गंगा की अविरलता पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो हुआ क्या कि अब दुनिया के, भारत के सभी पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में, अरबों गंगा भक्तों की आस्था दांव पर लगी हुई थी। उन सब की राय में हिमालय, गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट थे, पावर प्रोजेक्ट, 72 पावर प्रोजेक्ट थे, गंगा, हिमालय और पूरे भारत के पर्यावरण के लिए संकट का विषय थे। तो उमा भारती के भीतर का एक्टिविस्ट जाग गया।
उनको लगा कि ये तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, गंगा खराब हो जाएंगी, पावर प्रोजेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, बिना किसी परामर्श किए किसी से, 3 मंत्रालय थे उसमें एक इनका भी मंत्रालय था, बिना किसी से परामर्श किए कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। उस एफिडेविट पर ऊर्जा एवं और जो पर्यावरण मंत्रालय था और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी उस समय की, उन सब ने अपनी असहमति दर्ज कर दी कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट तो रहेंगे। फिर कोर्ट ने क्या किया, तुरंत केंद्र सरकार को कहा कि भाई इस एफिडेविट को अमान्य कर रहे हैं हम, और उस एफिडेविट को रिजेक्ट कर दिया। अब इतनी बेइज्जती हुई, खुद करा ली इन्होंने, तो कैबिनेट में कोई इनका मंत्रालय बदल दे तो ये सजा तो छोटी हुई ना, इन्हें तो दरअसल कैबिनेट से ही बाहर कर देना चाहिए था। तो ट्विटर पर अपनी इस अनुशासनहीनता को इन्होंने बाद में मान भी लिया, उमा भारती ने। बाद में उनके एक और ट्वीट की वजह से पार्टी को बगले झांकनी पड़ी। तो इस तरह के काम ये करती रहती है। मैंने इनकी राजनीति को बड़े करीब से देखा है, कई बार इनको इंटरव्यू भी किया है। ये अपने इंटरव्यू में किसी को भी कुछ भी कह सकती है। एक और वीडियो में वो लोध समाज के लोगों से ये कहती हुई दिखी कि मेरे कहने पर भाजपा को वोट देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहती कि लोधियों तुम बीजेपी को ही वोट दो, हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, पर राजनीति के बंधन से आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हैं। आप अपना वोट खुद का मान सम्मान और हित देखकर दीजिए। आपको बता दें, उमा भारती भी लोध समाज से आती है, कल्याण सिंह भी इसी समाज से थे। उमा के खास समर्थक प्रीतम लोधी को जब पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था तो उमा पार्टी से फिर से नाराज हो गई थी। दरअसल प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण वर्ण के लिए अपशब्द कह दिए थे, जिसके कारण पार्टी को उन्हें निकालने का फैसला करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद प्रीतम ने ओबीसी महासभा का गठन कर लिया था और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी। तो जाहिर है कि उमा भारती को सांसद बनाकर रखना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है। मैंने उनकी राजनीतिक यात्रा बड़ी करीब से देखी है और उथल पुथल के वो दौर भी देखे हैं जब वो अटल आडवाणी जैसों के सामने सार्वजनिक रूप से न सिर्फ नाराज हो जाती थी, बल्कि ऐसे सीनियर नेताओं की बेइज्जती भी कर देती थी सार्वजनिक तौर पर। वो दोनों इतने बड़े नेता थे, इतने उदार मना थे कि इनकी गलतियां माफ कर देने का मादा उनमें था। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होता। अब पार्टी उन लोगों के हाथ में है जो बड़ी कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। एक एक मूव सधा हुआ होता है, क्योंकि उनका कोई गोल है। 2047 का देश को कहां खड़ा करना है 2047 में, तो उनमें पार्टी में छोटी मोटी चीजें तो नहीं देखी जाएंगी। उनमें ऐसे नेताओं में आपको एक और मौका देने का साहस नहीं है उमा जी, क्योंकि वो मौका अगर आपको मिला और आपने इस बार फिर किसी रोज किसी फिदायीन हमलावर की तरफ बम फोड़ दिया तो आपका तो नुकसान आप जानिए, पार्टी का जो नुकसान होगा उसे भरने में वक्त लग जाएगा। इसीलिए उमा जी, आप राजनीति से अलग होकर, मेरी सलाह है, गंगा मैया की सेवा कीजिए, पर्यावरण के बारे में सोचिए और देश के उन हिस्सों में जाकर सेवा कीजिए जहां लोगों को ज्ञान और जीवन का बढ़िया तालमेल चाहिए। देश निश्चित रूप से आपका एहसानमंद होगा।